कर दी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस सर हो रहा। चलो ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेयर्स फॉर्मूला। और मेयर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप ये मान लो कि थर्मोडायनामिक्स में से अगर डेरिवेशंस आती हैं तो उसमें से मेयर्स फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। और मेयर्स फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो आज हम बात करेंगे मेयर्स फॉर्मूला के बारे में। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अच्छा, हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है, लेट्स से, एंड दिस इज अ सिलेंडर व्हिच इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। और इसकी साइड्स के बारे में हमने कहा कि ये साइड्स नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, बेस कंडक्टिंग है, पिस्टन इज आल्सो इंसुलेटिंग, और इसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज फिल्ड इन इट। अब क्या हो रहा है, लेट्स से कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें मालूम है दैट dq is equals to du plus dw। अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा? आप इस पर्टिकुलर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहते हो तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए जो dq होगा, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम, उस केस में हमें सिस्टम को एक्सपैंड होने देना पड़ेगा, तभी प्रेशर कांस्टेंट रखा जा सकता है। मींस आप एक सिस्टम के अंदर गैस है, आप उस गैस को कुछ हीट दे रहे हो, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा? सबसे पहले some amount of gas gets converted into the internal energy of the system. Oh sorry, some amount of energy gets converted into internal energy of the system। यानी वो जो हीट आपने दी, that dissipated into two parts, some part of the heat is used in increasing the internal energy and some is used to do some work। तो अब वो वर्क डन अगर हो रहा है, इट मींस के सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, तो उसका प्रेशर, जब तक सिस्टम एक्सपैंड नहीं करेगा तब तक प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपको कुछ वर्क डन करने देना पड़ेगा। अब हमने बोला कि गैस कितनी थी? 1 मोल ऑफ गैस। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है हीट की? Q is equals to mc into T। अगर मैं इसको स्मॉल फ्रैक्शंस में कंसीडर करूं, देन दिस विल बी dq is equals to mc dt, और at constant pressure specific heat is termed as Cp। लेकिन हमने बोला कितना गैस है हमारे पास? 1 मोल ऑफ गैस। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस dq is equals to Cp dt only। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर बेटा मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करूं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हम इस सिस्टम को एक्सपैंड नहीं होने देंगे। और जब हम अगर हम सिस्टम को एक्सपैंड नहीं होने देंगे तो क्या होगा? अगर हम सिस्टम को एक्सपैंड ना होने दें तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब dv जीरो होगा, therefore dw is zero। यानी dq is equals to du in this case। तो आपका dq will be equal to cv dt which is equal to du। तो ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब 1 और 2 को दोनों को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर डाल दें तो dq की जगह आप लिख सकते हो cp dt यूजिंग फर्स्ट लॉ। तो dq की जगह आप लिख सकते हो cp dt, du की जगह आप लिख सकते हो cv dt प्लस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया कि सिस्टम एक्सपैंड करता है और इनिशियली पिस्टन इज समवेयर हियर और थोड़ा सा एक्सपैंड करके वो कुछ डिस्प्लेसमेंट dx करके नाउ पिस्टन इज एट दिस पोजीशन। तो यानी यहां पर जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू dx, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, सो दिस विल बी p dv। तो वर्क डन इज इक्वल टू p dv, तो आप यहां लिख सकते हो p dv। So we are left with Cp minus Cv is equal to P dV by dt. Now P dV by dt is nothing but R, and R is universal gas constant. Therefore Cp minus Cv is equal to R. ये होगा हमारे पास the final relation of Cp and Cv। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि Cp माइनस Cv अगर R है, और हमने ये बात पहले प्रूव करी थी that Cp is greater than Cv because the amount of heat required to raise the temperature of a gas through 1 degree Celsius is greater in case of Cp than in case of Cv। तो Cp minus Cv is equals to R, ये हमने यहां से प्रूव करा, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द मेयर्स फॉर्मूला। और आपके एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रूव करना आता है। As far as your board exams is concerned or final exams is concerned, this particular topic is very important। 2 और 3 मार्क्स के अंदर ये फॉर्मूला प्रूव करना आ जाता है। जनरली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, या तो इसी को प्रूव करने के लिए बोलेगा, या फिर वो आपसे कहेगा प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन, prove that the slope of adiabatic curve is steeper than isothermal process या isothermal curve। अब ये चीज हम प्रूव कैसे करें? हमने जब इसके ग्राफ्स लास्ट टाइम स्टडी किए थे तो हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है और उसका कर्व थोड़ा सा बड़ा बनता है कुछ इस तरीके से। पीवी इंडिकेटर डायग्राम में हमने कर्व कुछ बनाने की कोशिश की थी और इस वाले कर्व को हमने कहा था कि ये हमारा आइसोथर्मल होगा, जबकि सेम पोजीशन से अगर हम लोग एडियाबैटिक की बात करें तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा पीवी इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। अब इसी चीज को हमें प्रूव भी करना है कि आइसोथर्मल कर्व जो होता है वो स्टीपर, सॉरी एडियाबैटिक कर्व जो होता है वो स्टीपर होता है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल कर्व। अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे देखें जरा। जब आप इसको प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहां पर फिर से यूज करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन याद है, भूल तो नहीं गए हो? बेटा आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। तो मैंने पूछा कि अगर इसको प्रूव करना पड़े तो डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। याद है डिफरेंशिएशन? भूल तो नहीं गए हो? भूल गए? चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले आइसोथर्मल कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, फॉर आइसोथर्मल देखें जरा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू आरटी
आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक बात? Yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। यहां बेटा प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और वॉल्यूम को प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें अगर, देन यू विल बी हैविंग द रिलेशन P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो। जीरो। प्रेशर को हमने वॉल्यूम की टर्म्स में डिफरेंशिएट करा और वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म्स में डिफरेंशिएट करा, बिकॉज बोथ आर वेरिएबल्स हियर। कांस्टेंट क्या था? सिर्फ R और T। तो R और T जब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो जीरो। सो वी हैव द रिलेशन P dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP। तो यहां से आप dP by dV निकालेंगे अगर, तो P अपॉन V विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू dP by dV। यानी अगर मैंने बोला था कि ये मेरा प्रेशर है ऑन y एक्सिस और यहां पर x एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया, तो इस कर्व का जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है? dy by dx या dp by dv इन दिस केस। तो dp by dv जब आपने इस पर्टिकुलर कर्व का निकाला तो उसका स्लोप आ गया मेरे पास, dp by dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p by v। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं छोड़ दें। लेकिन याद करो एडियाबेटिक की इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई थी आपको? फॉर एडियाबेटिक हमने इक्वेशन लिखी थी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। अब अगेन K कांस्टेंट है, P को V के रिस्पेक्ट में और V को P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें फिर से, तो देखो ध्यान से, P जब आप V को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा गामा V रेज टू द पावर गामा माइनस 1 dV प्लस V गामा कांस्टेंट अब की बार अब P को डिफरेंशिएट करो तो बचा dP, K का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। सो वी हैव गामा P V रेज टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन V रेज टू द पावर गामा विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू dP by dV। लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसको उठा के इधर ले गए, V की पावर गामा नीचे आ गया, नेगेटिव साइन हमने एक तरफ रख लिया, सो नाउ वी हैव dP by dV। अब इसको क्या कर सकते हो आप? V की पावर गामा को ऊपर ले जाए अगर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ गामा P V रेज टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा इज इक्वल टू dP by dV। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो ये V की पावर गामा नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस बिकम्स गामा माइनस 1 माइनस गामा। तो गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया माइनस 1, तो dP by dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ P by V। लिख सकते हैं? Yes, sir. Now this is equation number 2. Now closely analyze these two. क्या आप ऐसा लिख सकते हो? अच्छा मैं यहां पर एक काम करता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए इसको, कि भाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां पर मैंने लिख दिया आइसोथर्मल और यहां मैंने एक बार लगा के लिख दिया एडियाबेटिक, which basically shows कि this is the slope of adiabatic curve and this is the slope of isothermal curve। अब देखो ध्यान से, माइनस P by V की जगह, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं गामा इंटू माइनस P by V। लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन माइनस P by V किसके बराबर है? dP by dV ऑफ आइसोथर्मल। तो ऐसा लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ dP by dV ऑफ आइसोथर्मल। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है,
गामा जो होता है ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, गामा 1 से बड़ा है, therefore dp by dv of adiabatic is greater than dp by dv of isothermal, hence proved. ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके सर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ओके सर। बोर्ड क्लियर कर दूं? सर, एक एक मिनट सेकंड। सर। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा वैसे। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशंस। कर दूं बोर्ड क्लियर? सर, एक सेकंड सर, बस क्लास की लाइट रह गई। यस सर, कर दो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशंस। अब हम यहां से एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, नॉट एग्जैक्टली फॉर एक्सपेंशन एंड नॉट एग्जैक्टली फॉर कंप्रेशन, लेकिन एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ये रिजल्ट दिखाई कैसे देगा वो इस रिजल्ट को बनाने के बाद समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशंस में वर्क डन आप कैसे डिराइव कर सकते हो। मान लो कि आइसोथर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट है गैस की PV is equals to RT for 1 mole of a gas. Or conditions are isothermal, T is constant. Therefore, PV is equals to K. ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है? अब अगर PV is equal to K है, तो at any given point of time the product of pressure and volume is equal to the product of pressure and volumes at any other state. यानी अगर मान लिया कि गैस को आपने कुछ हीट दी और गैस एक्सपैंड करती है, तो ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं ये वेरी करेंगे अगर, तो इनका प्रोडक्ट फिर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस सर। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? वर्क डन क्या होता है बेटा? dW is equals to PdV। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करते हुए लिमिट्स बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम P की वैल्यू रखेंगे यहां पर, और P की वैल्यू आपके पास होगी RT by V dV। तो यानी आप 1/V को dV के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज R एंड T आर कांस्टेंट्स, तो ये होगा V1 से लेके V2 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं, RT कांस्टेंट आ जाएगा, 1/V का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे log to the base EV with the limits of V1 to V2। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस अब सर। log to the base EV के अंदर जब आप
वैल्यूज डालेंगे यानी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन कैसा दिखाई देगा, log to the base e v2 by v1 लिखेंगे। ओके सर। यानी नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303 RT log to the base 10 v2 by v1. This will be the final work done in increasing the volume from v1 to v2 in isothermal conditions. अगर आपके पास एक सिलेंडर है which is fitted with a movable piston, initially the volume of the gas is v1 और आप उसको हीट करते हो and now some volume is increased and new volume is v2. तो ऐसा करने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा that work done is 2.303 RT log to the base 10 v2 by v1. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो वर्क डन आ रहा है आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस आपने जो हीट दी उसकी वजह से गैस एक्सपैंड हो गई और हमने बोला कि V2 हमारे पास कोई फाइनल वॉल्यूम है, लार्जर वॉल्यूम है। तो याद ये रखेंगे इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो आपका वर्क डन ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है बेटा? Okay, sir. लेकिन अगर हम कहते हैं यहां पर इफ V2 इज लेस देन V1 तो वर्क डन आपका लेस देन 0 आता, ये एक नेगेटिव वैल्यू होती, यानी यहां पर कंप्रेशन होता और इधर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, सिस्टम को कुछ हीट देनी पड़ रही है, यानी सिस्टम से आपको वर्क डन करवाना पड़ रहा है ना? तो एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो। जब भी कभी आप बाहर से कुछ एनर्जी देते हो तो यानी सिस्टम एनर्जी गेन करता है तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन कंप्रेशन के टाइम पर क्या होगा, मान लो कि ये बेस है, इस बेस का टेम्परेचर हम रिड्यूस कर दें तो सिस्टम क्या करेगा, हीट लूज करनी शुरू करेगा और गैस कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी। इन दैट केस आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है? Okay, sir. तो जो आप हीट देते हो उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द गैस। बेशक से लिख लो इसको। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स the heat supplied to the gas equals the work done by the gas. Equals the work done by the gas. ठीक है? सर एक बार लाइन रिपीट कर दो। Heat supplied to the system equals the work done by the gas. अच्छा, इसकी साइन कन्वेंशंस मैंने पहले लिखवा दी थी आपको। नहीं सर, शायद नहीं लिखवाई थी। बेटा लिखवाई थी, दोबारा लिखो। साइन कन्वेंशंस लिखो, दोबारा लिखो। Heat gained by the system is taken as positive. Heat gained by the system is taken as positive, while the heat lost by the system is taken as negative. While the heat lost by the system is taken as negative.
अभी मैंने बोला कि जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज हीट, दिस इज कंसिडर्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना? तो लिखो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, work done by the system is taken as positive. While the work done on the system is taken as negative. लिख लिया? Yes, sir. एक और लिखो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is taken as positive. And decrease in internal energy is taken as negative. अच्छा, आप देखो ध्यान से, यहां वर्क डन पॉजिटिव है, इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय द सिस्टम। और इधर क्या है, वर्क डन 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो ये है हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है? तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है? ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. ठीक। तो कहने का मतलब, जब फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम, तो उस केस में वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, विल बी टेकन एज नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव मींस फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम एंड इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशंस। बोर्ड क्लियर कर रहा हूं यहां से। अच्छा देखो, वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशंस। अब जब हम एडियाबेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, PV raised to the power gamma is equal to K, where gamma is CP by CD and is greater than 1. तो लेट्स से इस सिस्टम को एक्सपैंड या कंप्रेस कराने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, then that work done is represented by dW is equals to PdV, but आप इसको लिख सकते हो K upon V raised to the power gamma dV. Now we can integrate it. अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले फिर से लेट्स से कि मेरे पास लिमिट्स हैं V1 से लेके V2 तक, और हम कह रहे हैं कि V2 बड़ा होगा V1 से, यानी कि हम यहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू K बाहर आ गया, अंदर बच गया आपके पास 1 अपॉन V रेज टू द पावर गामा, जिसको क्या आप लिख सकते हो V रेज टू द पावर माइनस गामा dV फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन होगा बेटा
k into v raised to the power minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 from v1 to v2, जिसको आप लिख सकते हो k times 1 upon 1 minus gamma, और इंटीग्रेशन तो हो गया, तो इसको लिख सकते हैं v2 raised to the power 1 minus gamma minus v1 raised to the power 1 minus gamma, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जब हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया तो बेटा पीवी रेज टू द पावर गामा के लिए आप क्या कह सकते हो? जब गैस एक्सपैंड हो रही होगी तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम P1 V1 रेज टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा, और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 upon 1 minus gamma k times of v2 raised to the power 1 minus gamma and k times of v1 raised to the power 1 minus gamma, जिसको के क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 upon 1 minus gamma k की वैल्यू p1 v1 gamma, p1 v1 gamma, सॉरी v2 है तो v2 पहले, p2 v2 gamma v2 raised to the power 1 minus gamma minus of p1 v1 gamma v1 raised to the power 1 minus gamma, ऐसा लिख सकते हैं। सर एक बार ये वाला स्टेप रिपीट करना। बेटा हमने k अंदर मल्टीप्लाई करा, दिस इज v2, v2 को मैं k की जगह p2 v2 raised to the power gamma से मल्टीप्लाई कर दूं, और k इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है v1 के साथ, तो इधर मैं v1 वाले मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है तो कांस्टेंट ना। यस सर, ओके सर। तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी 1 upon 1 minus gamma, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो दिस लेफ्ट दिस वी आर लेफ्ट विद p2 v2 minus p1 v1 ओनली, यानी गामा एक तरीके से यहां आपके पार्ट्स में से एलिमिनेट हो गया। हो गया ना? यस सर। और जैसे ही गामा एलिमिनेट हुआ तो दिस इज मोर इजियर एन इक्वेशन, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा सर भी एक लिख बारी सकते हैं। गामा कैसे हुआ एलिमिनेट? गामा कैसे एलिमिनेट हुआ? अच्छा वो V2 समझ गया सर। V2 रेज टू द पावर गामा को जब आपने मल्टीप्लाई करा V2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा से, तो दोनों गामास कैंसिल आउट हो गए ना बेटा। हाँ सर समझ गया। ठीक है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, जो कि बराबर होता है किसी भी NR T1 या T2 के, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। बेटा क्या आप ऐसा लिख सकते हो P1 V1 is equals to NR T1, P2 V2 is equals to NR T2, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। तो लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा यहां आ जाए, तो P2 V2 की जगह हमने लिख दिया NR T1, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 upon 1 minus gamma, NR को कांस्टेंट बाहर निकाल ले, अंदर बच गया T2 minus T1 ओनली। तो दिस इज वन मोर रिजल्ट। तो देखा जाए एडियाबेटिक कंडीशंस में जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिजल्ट बन रहे हैं। एक रिजल्ट तो सीधा सीधा यही हो गया, फिर हमने इसको हल्का सा मैनिपुलेट करा, एक नया रिजल्ट बनाया, फिर और थोड़ा सा मैनिपुलेट करा, एक और नया रिजल्ट बना दिया। सो नाउ वी हैव 3 डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशंस। ठीक है,
ठीक है, सर इसके अंदर आप 1 Yes, मोल sir. लेकर ही चल रहे हैं ना, जो हम एडियाबैटिक हाँ। कंडीशन लेकर चल रहे हैं। लास्ट में आप इसको 1 मोल, n को 1 ही लिख देंगे, ठीक ओके, है। यस। हाँ, 1 मोल ही लेके चल रहे हैं। अच्छा लिखो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इफ द गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली, if the gas expands adiabatically, work is done by the gas, so the work done is positive. ठीक है, यस सर। सर Next रिपीट line. कर दो. हाँ लिखो, if the gas expands adiabatically, work is done by the gas, so the work done is positive. ठीक है, Yes, sir. so the work done is positive. If the gas is compressed adiabatically, if the gas is compressed adiabatically, the work is done on the gas. Work is done on the gas. So work done is negative. ठीक है बेटा। सर पॉजिटिव वाले में भी एडियाबैटिक ही था ना, वर्क डन। हाँ हाँ, क्योंकि हम एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं ना बेटा। वो पहले वाले में बाय द गैस था, सेकंड वाले में ऑन द गैस। ओके सर, यस। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा देखो, जब गैस एक्सपैंड होती है, ये ऑन द और बाय द का सिस्टम समझो। जब गैस एक्सपैंड होती है तो गैस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है ना। सर जब वही गैस रिपीट कर। जब गैस एक्सपैंड होती है तो गैस क्या करती है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है, जिससे कि पिस्टन एक्सपैंड हो और वॉल्यूम बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन बाय द गैस। लेकिन जब हमने बोला गैस कंप्रेस हो रही है, तो गैस को कंप्रेस करने के लिए हम पिस्टन के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएंगे। यस सर। तो पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस होगा, यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस होगा। हाँ जी सर। तो ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब पिस्टन जो वर्क कर रहा है नीचे जाने में, वॉल्यूम हाँ, रिड्यूस होने हम ऑन द सिस्टम का मतलब हमने सिस्टम के ऊपर हमने प्रेशर लगाया ना, बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो फोर्स Yes, लगा sir. रही होगी, एक्सटर्नल सोर्स लगा रही होगी, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा व्हाट कैन यू से अबाउट द टेम्परेचर्स इन दीज केसेस। चलो वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करते हैं। हमने बोला ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस होगी,
अगर गैस कंप्रेस होती है then what will happen to its temperature? Will it rise or will it go below the reference level? सर टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो during adiabatic compression हमेशा during adiabatic compression हमेशा टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। ओके सर। और ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। तो बेटा यहां तक हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीटेड है, ठीक है। अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये इक्वेशंस कैसी दिखेंगी। अगर हम यहाँ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन के केस में ये रिवर्स हो जाता है, बस और कुछ नहीं आएगा, यानी साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इन बोथ द केसेस, आइसोथर्मल एज वेल एज इन एडियाबेटिक कंडीशंस। और हाँ, ये मैंने मिटाया नहीं है, 2 डेरिवेशंस सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ द बोर्ड पे कर दी, ये मिटाया नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जितनी बार भी मैं स्क्रीनशॉट लूंगा उतनी बार ये आपके पास आएगा, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, स्लोप प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, अच्छा मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ एक 11th का केमिस्ट्री और फिजिक्स का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की एक बुकलेट शेयर करी है मैंने आपके साथ, देखिए वो। यस सर। उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हर साल ऑलमोस्ट आपके जोन पेपर के अंदर होते ही होते हैं, इंडिविजुअल स्कूल्स के भी नहीं तो जोन का जो पेपर होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या हम कहें दिल्ली बोर्ड की तरफ से बनता है, सभी गवर्नमेंट और केवीज का, जो केवी का संगठन की तरफ से आता है और जोन की तरफ से आता है आपका दिल्ली बोर्ड का यानी गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो वो पेपर आपके जोन के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सभी का सेम होता है। तो कहने का मतलब कई 100 स्कूलों के अंदर ये जो पेपर जाता है इसके अंदर ये क्वेश्चंस हर साल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी बात से जज कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस के बिना जनरली पेपर बनते नहीं है आपके। तो कहने का मतलब आज की क्लास के अंदर किए गए आपके चारों पांचों टॉपिक, चाहे वो मेयर्स फॉर्मूला हो, चाहे दोनों वर्क डन्स हो, चाहे आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, ये आपके पेपर में आने वाले टॉपिक्स हैं, इसको ध्यान से कर लें और अच्छे से कर लें, ठीक है बेटा।